अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने शो में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आलमी सतह पर किरदार का जायजा लेने की कोशिश करते हैं, जो न सिर्फ बहुत दिलचस्प है बल्कि बहुत से नाजरीन के लिए चश्मकुशा भी हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का कयाम दूसरी जंग अजीम के बाद दिसंबर 1945 में अमल में लाया गया। इसका मरकजी दफ्तर अमेरिका के दारुल खलाफा वाशिंगटन में है। दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक इसके रुकन हैं, सिवाय शुमाली कोरिया, क्यूबा या इन जैसे दीगर छोटे ममालिक के जो आईएमएफ को एक इस्तेमारी और अमरीकी मफादत का हामिल इदारा समझते हैं, और ये ममालिक इस इदारे से किसी भी किस्म का लेन देन नहीं करते। हकीकत हाल ये है कि शायद ये ममालिक ठीक ही करते हैं। इस इदारे के बारे में उसके रुकन ममालिक भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन अपनी माली हालत के पेश नज़र इस इदारे से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। खुद अमेरिका समेत दुनिया के अहम तरीन ममालिक, खास तौर पर गरीब ममालिक के ज़्यादातर माली, इक़्तिसादी व मुआशी मामलात के माहिरीन का ख्याल है कि आईएमएफ से कर्ज लेने के बाद ज़्यादातर गरीब ममालिक की मईशत मज़ीद तबाह हाल हो जाती है और वो आईएमएफ से लिया गया कर्ज वापस करने के बजाय इक़्तिसादी तौर पर मजीद तबाही के धाने पर पहुंच जाते हैं और रफ्ता रफ्ता इस इदारे के मजीद कर्ज की दलदल में फंसते चले जाते हैं। दुनिया के 185 से जायद ममालिक आईएमएफ के रुकन हैं, लेकिन जिन ममालिक ने एक या दो बार आईएमएफ से कर्ज ले लिया तो फिर वो आज तक की तारीख में उसके चुंगल से नहीं निकल पाए। ताहम इस सिलसिले में कुछ मशरिक़ बईद के ममालिक के गैर मामूली मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने न सिर्फ आईएमएफ के कर्जों से जान छुड़ाई बल्कि अपनी मईशत इतनी मुस्तहकम कर ली कि फिर कभी उसे आईएमएफ के कर्जों की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि आईएमएफ की एक साबिक सरबरा क्रिस्टीन लगार्डी, जिनका ताल्लुक फ्रांस से था, के बयान का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने 2012 में बयान दिया था कि जब दुनिया के मुल्कों की मईशत ख़राब होती है तो आईएमएफ बहुत तरक्की करता है, फलता फूलता है, क्योंकि दुनिया के मुल्कों की ख़राब मुआशी हालत में ही आईएमएफ की तरक्की का राज छुपा है। क्रिस्टीन लगार्डी ने कहा था कि जब ये ममालिक अपनी मईशत बचाने के लिए हमसे कर्जा लेते हैं तो कर्ज लेने के लिए आईएमएफ की फीसें भी अदा करते हैं, जबकि कर्ज लेकर आईएमएफ को सूद भी अदा करना पड़ता है। तो इस तरह हमारा काम खूब चलता है। क्रिस्टीन लगार्डी ने का ये बयान अपने अंदर ये कहानी लिए हुए और आईएमएफ की असल शक्ल और मकासद को पेश करता है। याद रहे कि आईएमएफ के पीछे सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है, जबकि दीगर मगरबी ममालिक भी उसके साथ हैं। हाल ही में श्रीलंका की मिसाल सबके सामने है कि जो आईएमएफ का मकरूज था और बिल आखिर ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया, यानी कर्जों के हवाले से नादिंदा बन गया और उस मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो गई। श्रीलंका से पहले भी जितने ममालिक ने डिफॉल्ट किया है वो सब के सब आईएमएफ के मकरूज ममालिक थे। आईएमएफ दुनिया के ममालिक को बज़ाहिर माली हालत बेहतर बनाने के लिए कर्ज देता है, लेकिन दरअसल अपने इस कर्ज के जरिए आईएमएफ दुनिया के ममालिक की मईशतों में अहम प्लेयर के तौर पर दाखिल हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि आईएमएफ अपने मकरूज ममालिक को डिक्टेशन देने लगता है और उन ममालिक में अपनी मर्जी के कवानीन और ज़ब्ते नाफिज करता है। तरक्की पजीर और गरीब ममालिक पर कब्जे के लिए आईएमएफ की डिक्टेशन लेना जरूरी हो जाती है। उसकी एक मिसाल गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान में देखी जा रही है और गुज़िश्ता चंद बरसों में तो ये मामला अपने उरूज पर पहुंच चुका है कि जब आईएमएफ पाकिस्तान में वजीर खजाना तक मुकर्रर करता है, वो हफीज शेख की सूरत में हो या शौकत तरीन की सूरत में हो या फिर मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार या किसी और शक्ल में, तमाम ही सूरतों में पाकिस्तान में वजीर खजाना मुकर्रर करने के लिए आईएमएफ की तरफ से एनओसी एक अहम मसला बन चुका है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हफीज शेख को वजीर खजाना लगाया जाता है। इसी सिलसिले की कड़ी था। हफीज शेख तो मुत्तअद्दिद बार अपने बयानात में खुद ये कह चुके हैं कि आईएमएफ की सेंट्रल कमांड यानी आला हकाम तक उनकी जितनी रसाई है पाकिस्तान में किसी और शख्स की नहीं। हफीज शेख के इस बयान से आईएमएफ की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों इमरान खान की हुकूमत में तो बात यहां तक बढ़ गई कि बराह रास्त आईएमएफ की मुलाजमत करने वाले एक शख्स यानी रजा बकर को स्टेट बैंक का गवर्नर तैनात कर दिया गया और उन्होंने तमाम तर मुखालफतों के बावजूद अपनी मुद्दत मुलाजमत भी पूरी की। अहम बात यह है कि रजा बकर के दौर में स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने के लिए कौमी असम्बली से बिल भी मंजूर कराया गया, जिसकी उस वक्त की अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की थी और बहुत शोर शराबा मचाया था कि पाकिस्तान को आईएमएफ के हाथों भेज दिया गया है। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की हुकूमत आई
تو اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی اور اس قانون کو ختم کرنے کے حوالے سے اب کوئی بات نہیں کی جاتی ہے۔ اقتدار میں آ کر رضا باکر کو ہٹانے کے بجائے اس کو مدت ملازمت پوری کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس کے بعد مدت ملازمت ختم ہوئی تو وہ خود ہی چل گئے۔ اس کے بعد مہینوں تک اسٹیٹ بینک کے گورنر کا عہدہ خالی رکھا گیا، لیکن جب اسٹیٹ بینک کے نئے گورنر کے حوالے سے IMF سے NOC مل گیا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں نیا گورنر بھی تعینات ہو گیا۔ اس کا واضح طور پر مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں اب دراصل IMF کا راج ہے۔ IMF کی مرضی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ IMF کے کہنے پر ہی امپورٹ یا ایکسپورٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ IMF کے ہی حکم پر بجلی اور گیس کے نرخ بھی بڑھائے جاتے ہیں۔ IMF کے کہنے پر ٹیکسز میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ IMF کے حکم پر اسٹیٹ بینک ملک میں شرح سود میں اضافہ بھی کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف ملک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بھی IMF کی منظوری سے ہی مشروط کی جاتی ہے۔ تاہم یہ معاملہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے رازداری سے انجام پاتا ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی حکومت میں مفتاح اسماعیل خوشی خوشی IMF کی تمام باتیں اور شرائط مانتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہی مفتاح اسماعیل ہیں جو چند ماہ پہلے عمران خان کو IMF کی غلامی کا طعنہ دیتے نہیں تھکتے تھے۔ لہذا یہ واضح اشارہ ہے کہ ملک پر کسی جماعت یا کسی بھی اتحادی کی حکومت ہو، اس سے IMF کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے اس قدر یقین دہانی چاہیے ہوتی ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ملکی معیشت کے حوالے سے IMF کی ڈکٹیشن کو نو کہنے کی جرات نہ کر سکے۔ پاکستان سے پہلی بار IMF سے قرضہ جنرل ایوب خان کے دور میں 1958 میں لیا، یعنی 0.19 ارب ڈالر کا قرضہ حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 میں IMF سے قرض لیا۔ اس قرضے کا حجم 0.35 ارب ڈالر تھا۔ پھر جنرل ضیاء کے دور میں IMF سے 1980 میں 3 ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے دور میں 1988 میں 0.91 ارب ڈالر کا قرضہ حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں 0.1 ارب 59 ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا۔ پھر بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں IMF سے 2 ارب ڈالر کا قرض لیا گیا، جبکہ پھر جنرل پرویز مشرف نے IMF سے مزید 2 ارب ڈالر کا قرض لیا۔ اس کے بعد آصف علی زرداری نے 7 ارب ڈالر کا قرضہ حاصل کیا۔ پھر نواز شریف کے دور حکومت میں بھی IMF سے قرضہ لیا گیا۔ اور اس کے بعد عمران خان کے دور حکومت میں IMF سے 6 ارب ڈالر کا قرضہ حاصل کیا گیا، اور موجودہ حکومت کے لیے حال ہی میں IMF نے 8 ارب ڈالر کا قرضہ منظور کیا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ذرا پاکستان پر IMF کے واجب العطا قرضوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1960 میں پاکستان پر IMF کے قرضوں اور ان کے سود سمیت 0.19 ارب ڈالر واجب العطا تھے۔ 1971 میں سود سمیت IMF کا قرض 3 ارب ڈالر ہو گیا۔ 1977 میں یہ رقم 6.3 ارب ڈالر ہو گئی۔ 1999 میں قرض 39 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ 2013 میں IMF کے قرض کی رقم 59 ارب ڈالر ہو گئی۔ 2019 میں IMF کے قرض کی رقم بڑھ کر 106 ارب ڈالر ہو گئی، جبکہ موجودہ دور حکومت میں یعنی ستمبر 2022 میں IMF کا قرض 115 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 1960 سے اب تک ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں سینکڑوں گنا کمی ہوئی ہے، اور $1 233 روپے سے بھی زیادہ کا ہو گیا ہے، یعنی پاکستان کو 2000 کھرب روپے سے بھی زیادہ IMF کو ادا کرنے ہیں، جو پاکستان کے حالات کے پیش نظر اس جنم میں تو ممکن نظر نہیں آتے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔